आजकल सर्दी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सुबह सुबह हम खखार रहे होते हैं या हमारी नज़ला ज़ुकाम खांसी है वो है सर्दी आने की वजह से। रियलिटी है कि सर्दी आने की वजह से तो है, लेकिन एक और टर्म जो हम बहुत ही कॉमनली सुनते हैं वो है स्मॉग। मुझे याद है सालों पहले हम चाइना के बारे में ख़बर सुना करते थे कि वहाँ की फ़िज़ा इतनी आलूदा है कि लोग ऑक्सीजन वो ख़रीदते हैं। आपको पता है कि ये होता है कि वो प्योर ऑक्सीजन ख़रीदते हैं, उसमें सांस लेते हैं, बॉटल्स में भी आती है ऑक्सीजन, आप गूगल कीजिएगा। और मैं ये सोचती थी कि चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा है, उनकी इंडस्ट्रीज़ इतनी हैं, तो सही उनके साथ हो रहा होगा। कभी मुझे ख्याल ही नहीं आया था कि मेरा शहर जहाँ पे शायद उतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है या उतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है, कोई इकोनॉमिक को ऐसी हम चांद पर नहीं जा रहे हैं, हमारे शहर का भी यही हाल होगा। पाकिस्तान जो है उसके लाहौर और कराची, ये दो वो शहर हैं जो दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 पे बहुत अरसे तक रहे, नॉट फॉर एनी गुड रीज़न, इसलिए कि स्मॉग के लिए या तो कराची कभी ऊपर था या लाहौर। आज अगर आज का हम देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स तो उसमें न्यू दिल्ली फर्स्ट नंबर पे, लाहौर सेकंड नंबर पे और कराची अभी भी 4th नंबर पे। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज़ चेक किया करें तो अक्सर हम या तो बहुत ही सिवियर उसमें होते हैं, ऑरेंज या पर्पल जोन में होंगे, कभी कभी उसमें भी होते हैं, मरून जोन में भी होते हैं। वाई? ऐसी हालात कि हम जो है वो अपनी वो नहीं ले सकते, क्या सांस लेने लायक फ़िज़ा नहीं होती। ये स्मॉग होता क्या है? आपने सुना होगा कि एक वर्ड होता है फॉग और एक वर्ड होता है स्मोक। स्मोक क्या है? धुआं, फॉग धुंध। तो जो धुआं सारा पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और वो कहाँ से निकल रहा है? हमारी गाड़ियों का धुआं है हमारा, और अच्छा हम तो सिर्फ गाड़ियों से भी धुआं निकाल रहे हैं, हमारी फैक्ट्रियों से भी निकल रहा है, और हम कचरा भी जला रहे हैं। हमारे घर के पास एक पार्क है तो वहाँ पे माली क्या करता है, पूरे पार्क की सफाई करता है और कॉर्नर में कचरा जला देता है। तो अच्छा पार्क जिसमें लोग सुबह सुबह वॉक करने आना चाह रहे होते हैं, माली साहब कोने में कचरा जला रहे होते हैं, दुकानदार अपने सामने कचरा समेटते हैं और कचरा जला देते हैं। तो ये तमाम पोल्यूशन जब जाती है एटमॉस्फेयर में और फिर सर्दी आती है और धुंध होती है तो ये सब ठहर जाती है फ़िज़ा में, और ये स्मॉग और फॉग और स्मोक से मिलकर बनता है स्मॉग। ये कितना ख़तरनाक है, किस तरह आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर सकता है और उसके लिए किया क्या जाए, उसी सिलसिले में मैंने मदऊ किया है डॉक्टर नादिया जवाद को। नादिया जवाद जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट होता है, उनसे जानेंगे कि स्मॉग से हम बचें कैसे और क्या ये वाकई इतना ख़तरनाक है जितना कि हम सुन रहे हैं। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर नादिया जवाद। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादिया, पहले तो बताएं आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, क्या होता है ये? हम चेस्ट लंग्स रिलेटेड बीमारियां देखते हैं, और जैसे सांस में तकलीफ, सिम्टम्स ऑफ कॉफ, सीने में दर्द, खांसी, सांस होना, दमा इसमें इंक्लूडेड है, एज़मा और स्मोकिंग रिलेटेड इश्यूज, और इस चेस्ट से रिलेटेड टीबी इन्फेक्शंस। सही। तो अभी जो हम ये सुन रहे हैं स्मॉग बहुत ही कॉमन है, तो ये बताइए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कितना तबाहकुन है? स्मॉग में असल में कुछ ऐसी गैसेस होती हैं, पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जो आपकी जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया, आपकी फिल्ट्रेशन का नोज़ है, बाकी नीचे का ट्रैक्ट है, तो वहाँ तक जाने से पहले डस्ट और चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं। लेकिन जो स्मॉग में पर्टिकुलेट मैटर है, जैसे बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो नहीं फ़िल्टर हो पाते और वो नीचे चले जाते हैं, बिल्कुल दे रीच द डीपेस्ट पोर्शंस ऑफ द लंग। सो व्हेन दे डू, और रास्ते में से भी वो जो हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं उनको भी पैरालाइज करते हुए और ख़राब करते हुए जाते हैं। तो इसलिए आप वो जो आपके नॉर्मल सिक्रीशंस हैं, यू कैन नॉट क्लियर दोज ना, कलेक्ट होने लगते हैं सिक्रीशंस, म्यूकस, फाइन और थिन, जहाँ आपकी एक्सचेंज हो रहा होता है गैस का, वो उस पार्ट को भी फिर डैमेज करते हैं, वहाँ जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं। यानी कि फेफड़ों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। जी जी। इफ़ आई से कि जैसे पैसिव स्मोकिंग से ज़्यादा ख़तरनाक है क्या? जैसे पैसिव स्मोकिंग होती है ना, यूर सिटिंग इन सम प्लेस, वहाँ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, इज इट लाइक ए कांस्टेंट आपके बराबर बैठ के कोई स्मोक कर रहा है? हाँ, तो पैसिव स्मोकिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बिल्कुल करीब आप होते हैं, तो बट स्मॉग में रिलेटिवली कम हो, बट केमिकल्स उसमें भी सारे वही होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके व्हीकल से क्या एग्जॉस्ट निकल रहा है, आपके करीब इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, प्लास्टिक्स जल रहे हैं या नहीं, और आपका जो आप बर्न कर रहे हैं क्रॉप्स और कचरा, तो उसका भी जितना भी टॉक्सिक है वो सब एयर में ही जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरह हम माशाल्लाह हर वक्त नंबर 1 या नंबर 2 पे ही रहते हैं स्मोक में, जैसे ही स्मोक का सीज़न आता है, तो ये जो परसिस्टेंट एक्सपोजर है स्मोक से, ये हमारे क्या प्रोलॉन्ग इसके या लॉन्ग टर्म में इसके क्या हेल्थ पे इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सो सबसे सेंसिटिव जो पॉपुलेशन है वो आपकी एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली,
and of course pregnant women or people who are already ill with respiratory illnesses like asthma or smoking related जिनके issues हैं, तो वो बहुत ज़्यादा sensitive हैं, उनके lungs पहले ही damaged हैं, so they are more sensitive to the effects of smog. और फिर वो उसी तरह से वो उनकी तबीयत ख़राब ज़्यादा होती है, अगर वो पहले से ही अपनी ट्रीटमेंट ले नहीं रहे तो दे गेट वर्स ड्यूरिंग दिस टाइम. और जो दूसरे जो आपके हेल्दी पॉपुलेशन है, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह हमारा चल रहा है 200-300, तो उस पर तो एनी हेल्दी पीपल भी अफेक्ट होंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो बीमार हैं या जो पहले से ही लंग्स इश्यूज के साथ है वो अफेक्ट होंगे, तो वो तो 100, 150, 200 के अंदर अंदर वो होता है कि चलो दे विल बी मोर अफेक्टेड देन हेल्दी पीपल. बट जब हमारा जाता है ना 200 और 300 पे, सो एवरीबडी इज एट रिस्क एंड द लॉन्गर द एक्सपोजर द मोर चांसेस ऑफ लंग डैमेज. तो जब बच्चों का अफेक्ट होता है तो उनकी लंग मेच्योरिटी, लंग ग्रोथ अफेक्ट होती है. लेटर इन लाइफ दे कैन हैव प्रॉब्लम्स. लंग मैच्योरेशन जो होती है वो नहीं. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? दे कैन डेवलप क्रॉनिक डिसऑर्डर्स ना, आगे जाके सांस होना, फिर आप सोचते हैं कि इनको क्यों हो रहा है कि कोई दमा हम जिससे कहता है. एस्मा तो मोर एलर्जी रिलेटेड है. ऑलराइट. जो हम कहते हैं कि जो जिस तरह का डैमेज स्मोकिंग करता है ना, उस तरह का डैमेज. ओह माय गॉड. तो वो आप आगे जाके सोच रहे हैं भाई इसको क्या एक्सपोजर है, इसको ये क्यों हो रहा है. सो देयर इज पोल्यूशन एक्सपोजर. तो हमारे पास जिस तरह ड्राइवर्स आ रहे होते हैं, जैसे हम तो स्मोक नहीं करते बट दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज. ये जो हवा में जो पोल्यूशन है, और द चिल्ड्रन हु प्ले इन पार्क्स, आप सोचिए अब आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो रही बच्चों की, इसीलिए ना कि आप चाहते हैं कि इनको सेफ रखें. नहीं, लेकिन आउटडोर आपको हर पार्क में बच्चे खेलते हुए मिलेंगे. हाँ, अब जब ये स्मॉग हुआ था तो उस वक्त था ना कि सब अंदर हैं. बल्कि अभी तो पंजाब हुकूमत ने 10 अजला में वो किया ना, स्मार्ट लॉकडाउन किया. लेकिन वो ये कितने 4-5 दिन का लॉकडाउन या 1 महीने के लॉकडाउन से स्मॉग आना. इट्स समथिंग हैपनिंग ओवर द ईयर. और पूरा साल ही आप पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो फिर इस टाइम पे वो जब सर्दी आती है ना तो वो नहीं आप बात करें. जब सर्दी आती है तो वो एक लेयर, एक ऊपर वार्म एयर की लेयर, एक टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं इसको. तो ऊपर वार्म एयर की लेयर और नीचे वो सारे टॉक्सिक गैसेस और वो सब बिकम स्टैटिक. सो इट आल्सो डिपेंड्स कि हवा कितनी है, हवा नहीं है, ये चारों तरफ पहाड़ है, तो वो सिटीज ज़्यादा अफेक्ट होती है. और आम जबान में अगर हम समझें, लेमन लैंग्वेज में, तो समझे ये सारी पोल्यूशन ठहर जाती है बिकॉज ऑफ धुंध. और पहले तो हवा में कहीं उड़ जाती थी, अभी हम इसको इनहेल कर रहे हैं और हम इसी में रह रहे हैं, समझें, इस कंटेनर के अंदर. मुझे बताएं क्या सिम्टम्स हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो डेवलप करते हैं और हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये स्मॉग की वजह से हो रहा है. तो अगर बहुत ही स्मॉग में जैसे ओजोन और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये होते हैं, तो ओजोन इज़ वेरी इरिटेड. हम ओजोन तो वो जब वो ऊपर है, जब वो आपके ऊपर आपके प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे है तो वो आपको इरिटेट करते. तो इट कैन कॉज आइज में इरिटेशन, रेडनेस, पानी आना, नाक में इरिटेशन, छींकें, नज़ला, फिर वो सामने भी बह रहा है और नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वीजिंग शुरू हो जाती है. एजमेटिक्स ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं. स्मोकिंग रिलेटेड जो जिनके लंग्स ख़राब हैं, COPD जिसे कहते हैं हम, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी इसी वजह से होता है. वीजिंग का मतलब है कि एयरवेज टाइट हो गए ना, द एयरवेज आर रिएक्टिंग टू द एलर्जेंस जो हवा में टॉक्सिक चीज़ है. तो व्हेन इट रिएक्ट्स तो वो सिक्रीशंस भी ज़्यादा बनती हैं और फिर वो टाइट हो जाता है. तो सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, तो पेशेंट फिर टाइटनेस ही उनको फील होती है, सफोकेटिंग सी फीलिंग फील होती है. सो अब बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं आई कांट ब्रीथ, ऐसे बाहर से खेल कर आए या है ना, या अगर अब उनको वही जो एलर्जीज हैं तो वो बढ़ जाती हैं. हाँ, एलर्जी, फिर छींके, नज़ला, ये ज़्यादा. स्किन अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो कुछ लोगों को स्किन की भी इश्यूज हो सकते हैं. सही. अच्छा, जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं तो वो स्मॉग में क्या एहतियाती तदाबीर करें, जिनको ऑलरेडी इस तरह का जैसे कोई एलर्जिक हैं या एजमेटिक हैं, वो ऐसे स्मॉग के सीजन में क्या एहतियात करें अपने लिए? तो एजमेटिक्स जो कुछ लोग अपना इनहेलर्स नहीं ले रहे होते रेगुलरली, तो एटलीस्ट अगर वो पूरे ईयर नहीं ले रहे हैं, दे रिमेन वेल, तो एटलीस्ट इन दिनों में ज़रूर रेगुलरली लेना शुरू हो जाए. और आउटडोर मतलब अगर स्मॉग है तो फिर अपने विंडोज क्लोज रखें जितना हो सके, आउटडोर कम से कम जाएं. घर में ह्यूमिडिफायर यहाँ कराची में तो है ही, ह्यूमिड 50-60% तो रहती है. लेकिन ये सब कराची में नहीं देख रहे हैं. हाँ, लेकिन लाहौर और उधर ह्यूमिडिफायर, अगर वो ड्राइनेस से इरिटेट हो रहे हैं तो दे कैन कीप अ ह्यूमिडिफायर. बाकी मास्किंग करें, मास्क यूज़ करें, और जो आपका सर्जिकल मास्क है वो कम प्रोटेक्शन देता है, जो N95 या PM2.5 है,
दे आर द पोल्यूशन मास्क जो चाइना में बहुत यूज होते हैं, चाइना जापान ये लोग बहुत यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पोल्यूशन। सही। और जो लोग वैसे उनको कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, हम आप जैसे लोग जो वैसे नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई एहतियात, उनको भी कोई एहतियात करनी चाहिए। मास्किंग करें और आउटडोर एक्टिविटी, एक्सरसाइज पे बाहर नहीं करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप ज़्यादा एयर इनहेल करें, तो आप ज़्यादा ले रहे हैं पोल्यूटेंट्स अपने सिस्टम में, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। सो यू आर टेकिंग इन मोर एयर एंड मोर ऑफ पोल्यूटेंट्स, डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आउटडोर एक्टिविटी फिर स्मॉग वाले दिनों में नहीं करें, एक्सरसाइज बाहर जाके नहीं करें जब स्मॉग होती है। जैसे अभी बारिश हुई थी तो ज़रा क्लियर हो गई थी हवा आज, इसीलिए शायद वो हम 4th नंबर पे आ गए, वरना तो हम टॉप 2। अब वो हवा दोबारा चल गई ना, हवा चल रही है तो फिर डस्ट और उड़ना शुरू हो रही है। तो ये है मास्किंग 2.5 MPM वाला मास्क। और सही है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है इसका? जैसे मेरे घर में, अब आपकी बातों से मेरे घर में अपना बेटा आ रहा है, तो ही प्लेज फुटबॉल रेगुलरली, और अगर आपको पता है बच्चों को मना कर दें तो वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, तो ही इज़ वेरी, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल और ही प्लेज इन द स्टेडियम। और मौसम कैसा भी हो, नाउ आई एम रियलाइजिंग उसको वीजिंग भी हो रही है, वो आंखें भी उसकी रेड हो रही हैं, मगर उसको बाहर जाना इज़ अ मस्ट, क्योंकि वो मतलब वो कोच हो रहा है और वो ही प्लेज इन टीम। तो ये बताएं कि ऐसा कुछ है आपके घर में, ऐसा कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है या हमें ऐसा महसूस हो रहा है, तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? पहले तो ये बताइएगा हम घर में क्या कर सकते हैं, और उसके बाद डॉक्टर के पास हम किस पॉइंट पे जाएं? एक तो ये कि जब ये सब शुरू हो जाता है ना, तो वायरल इन्फेक्शंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी वो लाइनिंग ख़राब हो जाती है और वो रास्ता मिल जाता है वायरसेस को भी, बैक्टीरिया को। सो फिर वो दे कम अप विद फीवर और ये सब। अब पहले से तैयारी ये हो सकती है कि वैक्सीन करवा लें इन्फ्लुएंजा की, ठीक है। जब ये सब शुरू होता है तो एंटी एलर्जी और मास्किंग और एंटीऑक्सीडेंट्स लेना, क्योंकि जो इंजरी होती है वो फ्री रेडिकल इंजरी ही हो रही होती है ज़्यादा। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल इंजरी, दे वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ना, तो वो इरिटेट करते हैं। तो आपके सेल्स और आपका सिस्टम, बॉडी शुड बी एबल टू कोप अप। तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे इसी सीज़न में अल्लाह ताला ने विटामिन C वाले फ्रूट्स भी शुरू किए हैं, तो सीज़न के फ्रूट्स लें। और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो स्टीम है, डज इट हेल्प? स्टीम जो है वो आपको जब साइनसाइटिस हो जाता है, जब इन्फ्लेम्ड हो, जब बहुत नज़ला हो रहा है और स्वेलिंग हो जाती है नोज़ में ना, दे कांट ब्रीथ, माउथ ब्रीदिंग हो रही होती है, तो उसमें इट हेल्प्स। और नेबुलाइज करें? नेबुलाइज डिपेंड्स आप किससे नेबुलाइज कर रहे हैं, कौन से एजेंट से। नॉर्मल सलाइन ह्यूमिडिफाई करता है, हाँ, उसके लिए जो थिक सिक्रीशंस है। अगर नहीं, तो अगर बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप बाइक चलाते हैं या आप कोई स्पोर्ट्स में हैं या आपका कुछ ऐसा है कि आप बाहर बहुत निकल रहे हैं, तो अगर आप घर आके अपने आप को नेबुलाइज कर लें तो डज इट हेल्प? नहीं, आप मतलब एंटी एलर्जी ले सकते हैं, क्योंकि वो इनिशियली तो वो छींके और इसी से शुरू होता है सिक्रीशंस बढ़ना, तो वो थोड़ा एंटी एलर्जी से कंट्रोल हो जाता है। और जो एजमेटिक्स और नॉन इलनेस वाले हैं, फिर वो अपना इनहेलर लेकर जाएं, पाबंदी करें अपनी ट्रीटमेंट। राइट। सो मास्क लगाएं। अब मैं कंक्लूड वो सम अप कर रही हूँ इस कॉन्वर्सेशन को। मास्क इज अ मस्ट। एंटी एलर्जीज अपने घर में रखें, और अगर नेबुलाइजर है तो अगर बच्चों को वीजिंग हो रही है या अगर आप देख रहे हैं या एल्डरली को हो रही है तो नेबुलाइज करें। वीजिंग के लिए फिर आप मतलब कंसल्ट करें, क्योंकि वी वुड लाइक टू सी के वीजिंग का सिर्फ यही कॉज है, और भी रीजंस होते हैं। कौन सा एजेंट देना है नेबुलाइजेशन में, तो ये फिर डॉक्टर देख के और हिस्ट्री लेके डिसाइड करता है। सही। तो घर में अगर सिर्फ नज़ला ज़ुकाम ये हो रहा है, यू कैन गिव एंटी एलर्जी और मास्किंग, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें, इन्फ्लुएंजा शॉट्स। सही। और भी कुछ याद आ रहा है? क्योंकि कोई लास्ट नोट? नहीं, दैट्स इट। और आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। तो अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही हो तो डॉक्टर नादिया को ज़ियाउद्दीन जाके दिखाइए और कहें कि मैं सांस क्यों नहीं आ रहा मुझे। थैंक यू सो मच नादिया फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। आई होप कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जाग जाएं और वो स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ भी लगा दें। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अचानक से कोई हुक्म सादर हो जाता है, जैसे डबल सवारी पाबंदी, ऑल्टरनेटिव क्या है, उसके बाद लोग क्या करें, उसका एहसास नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो है वो गवर्नमेंट को सोचने चाहिए। लॉन्ग टर्म हमारे इमरजेंसी सॉल्यूशन होते हैं ना, टीका लगा दो बस। हाँ, तो वो इट टेक्स टाइम टू वर्क ऑन पोल्यूशन लेवल्स। तो वो व्हीकल्स की पास आप उसकी चेकअप, फिटनेस चेक व्हीकल्स का होना चाहिए, इंडस्ट्रीज पे चेक्स होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें ना इमरजेंसी बेसिस पे करने की ज़रूरत है।